हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल फार्मा डिकोडेड। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसके की टॉपिक्स होने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन एंड डोजेस फॉर्म्स। तो यही हम डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। कि डोजेस फॉर्म है क्या, ये मतलब डोज तो सुना था अभी तक, ये डोजेस फॉर्म क्या है। तो डोजेस फॉर्म बेसिकली हमारी फाइनल फिजिकल फॉर्म होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। लाइक हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसकी फाइनल जो फिजिकल फॉर्म होती है उसे ही हम बोल देते हैं डोजेस फॉर्म। ठीक है, जिसमें कि हमारे ड्रग्स और एक्सिपिएंट होते हैं। देखो मतलब यार, अब आपका फर्स्ट सेम स्टार्ट हो चुका है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारी मेडिसिन होती है वो दो चीज़ से कंबाइंड होती है, ड्रग और एक्सिपिएंट। बेसिकली मेडिसिन में ना एक्सिपिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ड्रग जिसे हम बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये दो चीज़ से मिलकर जो कंबाइंड होती है वो बनती है एक मेडिसिन। ओके, तो मेडिसिन और ड्रग में भी अगर आपको कोई भी डिफरेंस पूछता है तो आप बता सकते हो। ड्रग जो होता है हमारा सिर्फ एक्टिव कंपाउंड होता है, लेकिन मेडिसिन जो होती है वो ड्रग प्लस विद एक्सिपिएंट और विदाउट एक्सिपिएंट भी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने, ठीक है बहुत अच्छी बात है, हमने जो डोजेस फॉर्म है बना ली, डोजेस फॉर्म समझ आ गया क्या होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें। ठीक है तो सबसे पहले एक्यूरेट डोजिंग के लिए देखो यार, ज़रूरत क्यों पड़ी, हम किसके लिए बना रहे हैं, पेशेंट के लिए। अब अगर हम नहीं बनाए तो पेशेंट क्या करेगा कि उसे केमिकल पता है, वही चीज़ जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, वो डायरेक्ट केमिकल थोड़ी जाके कंज्यूम कर लेगा। तो फिर उसे एक डोजेस फॉर्म चाहिए, उसे एक ऐसी फॉर्म चाहिए, फिजिकल फॉर्म चाहिए, लाइक टैबलेट चाहिए या सिरप चाहिए, जिससे वो एक्यूरेट डोजिंग कर सके, अपनी अपना करेक्ट अमाउंट ले सके जितना उसे प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो हमारी ड्रग है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि हम ना बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो कि हमारी जो ड्रग होती है, जो हमारी एपीआई होती है, उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, अगर देखो आपका कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, अनप्लीजेंट सी स्मेल है, तो उसके लिए हम एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे, एक फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करेंगे, और मतलब जो हमें उसका अडर है वो भी हमें हाइड करना है, तो उसका टेस्ट अडर को हम मास्क कर देंगे, कोटिंग कर देंगे टेबलेट की। ओके, उसके बाद अगर देखो आपने सुना होगा कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग, ठीक है, सीआरडीज। तो सीआरडीज क्या होती है, हमने ले ली और वो धीरे धीरे कंट्रोल रिलीज करती रहती हैं, जो ड्रग का कंट्रोल रिलीज करती हैं, जिससे हमें ना लंबे टाइम तक जो होता है रिलीफ मिलता है। ठीक है, इन्हें हम सस्टेन कंट्रोल रिलीज भी बोलते हैं, या फिर सस्टेन रिलीज टेबलेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद देखो, अब वही बात, आप अगर रॉ फॉर्म केमिकल खाने जाओगे तो वो इतना ईजी तो है नहीं भाई कि आप एसिड वगैरह थोड़ी पी लोगे। लेकिन अगर हम उसे एक डोज फॉर्म में बना दें, उसे एक स्टेबल फॉर्म में बना दें, तो हमें जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईज रहेगा। लाइक सिरप्स को हम खा सकते हैं, इंजेक्शन को हम इमरजेंसी में दे सकते हैं, टैबलेट्स को हम खा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है अगर हम उसे एक डोजेस फॉर्म बना देते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हम डोजेस फॉर्म बना ही क्यों रहे हैं, उसे स्टेबल हो जाए, वो इफिकेशियस रहे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, इसलिए उसके बाद टारगेटेड डिलीवरी भी हो जाती है स्पेसिफिक साइड में। अब आपने डोजेस फॉर्म बना दिया इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, हमें इमरजेंसी में चाहिए, हमने क्या किया, इंजेक्शन उठा लिया। ठीक है, अगर आपको वो चिल्ड्रंस के लिए बनानी है तो देखो यार, वो इंजेक्शन के साथ इतने ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होते, ऑल्दो रोते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन रोते हैं। उसके बाद टैबलेट्स वगैरह के साथ तो बिल्कुल ही कंपेटेबल नहीं होते, तो हमने सिरप फॉर्म में बना दिया। उसके बाद हमें किसी ऐसे इंसान के लिए बनानी है जैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ वो इतना ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है, और ना ही इंजेक्शन के साथ, तो हमने टैबलेट बना दिया, सपोजिटरी बना दिया। ठीक है, तो टारगेट डिलीवरी सिस्टम भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट कंप्लायंस देखते हैं कि पेशेंट को कौन सा इजी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कौन सा फॉर्म उसके लिए एक्सेप्टेड है। लाइक आप जा रहे हो अनकॉन्शियस पेशेंट को बोल रहे हो टैबलेट खा ले, तो वो कैसे खा लेगा, तो उसके लिए तो इंजेक्शन सपोजिटरीज यही सारी चीज़ें काम करेंगी ना। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म का।
तो जो हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं वो 3 मेजर वेज में जो होती है क्लासिफाइड की जाती हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, जो कि हमें मेनली पढ़ना ही है फार्मास्यूटिक्स में। बाकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो हमें अपना फार्माकोलॉजी में आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना होगा। उसके बाद फंक्शंस और ड्रग रिलीज पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये भी हम अपना फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। सो अभी हमें सिर्फ यही पढ़ना है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें फार्मास्यूटिकल स्टिक्स में अपना फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो देखो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वो फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो होती है हमारी डोजेस फॉर्म जो होती है फॉर्मुलेट की जाती हैं। ओके, अब सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी 2 क्लासिफिकेशन आ जाता है। पहला होता है यूनिट डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट मतलब जैसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, तो ऐसी क्या हो जाएंगी हमारी, टैबलेट्स हो जाएंगी, कैप्सूल्स हो जाएंगी, पिल्स हो जाएंगी, उसके बाद लॉजेंजेस हो जाएंगी। उसके बाद आती है बल्क डोजेस फॉर्म, मतलब जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाएंगी पाउडर, डस्टिंग पाउडर, ठीक है। उसके एफर्वेसेंट पाउडर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे बल्क फॉर्म में। उसके बाद हम बात करें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, जो मतलब ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, वो बीच में फंसी हुई हैं। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, देखो क्रीम्स। क्रीम्स आपने देख रही होंगी ना, तो फुल्ली लिक्विड ही होंगी ना फुल्ली सॉलिड ही होती हैं। वो कुछ अजीब ही ऑयली टाइप होती हैं। मतलब इन लोग दोनों के ना, इन दोनों कैटेगरीज के जो बीच की चीज होती है वो होता है सेमी सॉलिड। तो क्रीम्स देखो आप, पेस्ट देखो, उसके बाद जेल्स देखो आप, और सपोजिटरीज जो हमारी, मतलब देखो सपोजिटरीज को हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सेमी सॉलिड है। हाँ ऐसा होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर में जाने के बाद मेल्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम उसकी नेचुरल फॉर्म में उसे कंसीडर करें तो वो इन सॉलिड डोजेस फॉर्म कंसीडर की जाती है। उसके बाद आती है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं उसमें भी 2 चीज़ आ जाती है हमारी, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। जो हमारी मोनोफेजिक होती है मतलब एक ही फेज, आपको उसमें 2 अलग अलग फेज नहीं दिख रहे, लेकिन बाईफेजिक मतलब 2 फेजेस जिसमें आपको 2 फेजेस दिख रहे हैं। तो मोनोफेजिक में आ जाएंगे सिरप्स, एलिक्सर और सोल्यूशन, और बाईफेजिक में हमारे सस्पेंशन और इमल्शन। ये सब चीज़ क्या है हम बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी डेफिनेशंस भी देखेंगे इनकी। उसके बाद होता है गैसियस फॉर्म्स, जिसमें कि हमारी 2 प्रिपरेशंस आती हैं, इनहेलेटर्स और एरोजोल्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में। सो नाउ अभी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं एक एक करके सारी डोजेस फॉर्म की। तो सबसे पहले हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें पहला है टैबलेट। तो देखो टैबलेट क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, मतलब सॉलिड वाली क्लास में आता है और उसके अंदर भी यूनिट डोजेस फॉर्म है, लाइक वी कैन काउंट, दीज आर द काउंटेबल डोजेस फॉर्म्स। ओके, अब इसमें या तो ड्रग सब्सटेंस जो होता है वो एक्सीपिएंट के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट होता है। प्लस अभी कैसे प्रेजेंट होगा, ऐसी तो नहीं कि ड्रग के साथ एक्सीपिएंट कंबाइन किया उठा के दे दिया, नहीं ऐसे तो नहीं होता है। तो ये हमें मिलता है एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है, कंप्रेस्ड और मोल्डेड फॉर्म में मिलता है ये। उसके बाद अगर हम देखें कैप्सूल, तो कैप्सूल भी एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है। जो बेसिकली इसमें क्या होता है, कैप्सूल्स में आपने देखा होगा मेडिकामेंट अंदर होता है, लेकिन जो कवर होता है वो होता है बाहर से जिलेटिन शेल से, सॉफ्ट या हार्ड जिलेटिन शेल से उसका कवर बना होता है, जिसे हम हेड और बॉडी बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद होता है पाउडर। तो पाउडर क्या होता है, बेसिकली समझ आ रहा होगा आपको नाम से, ड्राई मिक्सचर होता है फाइनली डिवाइडेड रखा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका ड्राई मिक्सचर होता है, लाइक ड्रग एक्सीपिएंट या फिर एक से ज़्यादा ड्रग भी हो सकती हैं। और हम पाउडर को इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डस्टिंग पाउडर इज़ यूज्ड एक्सटर्नली। और उसके बाद अगर हम इंटरनली की बात करें तो जैसे एफर्वेसेंट पाउडर, इसका आपने एग्जांपल देखा होगा इनो। ओके, उसके बाद आ जाता है ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, आप ऐसा समझ लो कि आपने ड्रग ली, उसे थोड़ा गीला किया, देन उसे रख दिया हमने छोटे छोटे, लाइक जो आप बोल सकते हो स्फेरिकल सर्कल्स की फॉर्म में आने के लिए, स्फेयर्स की फॉर्म में आने के लिए आपने उसे
छोड़ दिया या फिर आपने उसे प्रोसेस किया सच दैट कि वो छोटे छोटे स्फेयर्स फॉर्म कर ले, तो उसे ही बोलते हैं हम ग्रेन्यूल्स। तो कोर्स पार्टिकल प्रिपेयर बाय ग्रेन्यूलेशन। अब ग्रेन्यूलेशन की भी दो दो प्रोसेस होती हैं, लाइक वेट ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन। आने वाले सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। अब हमने ये ग्रेन्यूल्स बनाए क्यों, तो ऐसा नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है कि आपको ना मेडिकामेंट या तो डायरेक्ट ग्रेनुअल फॉर्म में मिलेगा, और कभी कभी ना जैसे टैबलेट भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी पहले हम ग्रेनुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे उसकी इजी फ्लोएबिलिटी हो जाए, मतलब अच्छे से फ्लो करे, वो अच्छे से सॉलिबलाइज हो जाए, अच्छे से स्टेबल हो जाए, और फिर बाद में हम उन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद होता है लॉजेंजेस। तो ये बेसिकली स्वीटेंड सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। ये ना सॉलिडली डिसॉल्व होती है हमारे माउथ के अंदर। और आपने सुना, आपने वो देखी होंगी विक्स वाली जो वो आती है टॉफी, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा लॉजेंजेस का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अपनी डेफिनेशंस की, जो कि आती हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। जिधर सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी एक सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा सोल्यूशन वाला चैप्टर, 12th में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लाइक एक होमोजीनियस लिक्विड हो जाएगा। मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें आपको फेजेस अलग अलग नहीं दिख रहा है, मोनोफेजिक लिक्विड होगा, जो कि क्लियर होगा, जिसमें कि ड्रग जो हमारी या फिर मेडिकल सब्सटेंस है वो फुल्ली डिजॉल्व होगा। अब देखो डिजॉल्व हो चुका है फुल्ली, इसीलिए तो वो एक क्लियर मोनोफेजिक सब्सटेंस है। अगर नहीं होता तो वो क्लियर नहीं होता, वो मोनोफेजिक नहीं होता। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप बेसिकली कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है ना। मतलब उसमें शुगर बिल्कुल कंसनट्रेटेड होने तक डाली जाती है। अब या तो सिरप सिंपल शुगर सिरप हो सकता है या फिर मेडिकेटेड हो सकता है। मेडिकेटेड में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, जो शुगर सिरप बनाया है प्लस उसमें हमें अपना एपीआई या फिर कह सकते हैं मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें हम सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन बेसिकली एक बाईफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म में, मतलब उधर दो फेज दिखेंगे, जिधर एक फेज होगा हमारा सॉलिड और दूसरा फेज होगा हमारा लिक्विड। अब जो सॉलिड होगा वो होगा बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज, मतलब वो एक लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहेगा। ओके, लिक्विड इधर काम करेगा एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, मतलब ऐसा मान लो कि लिक्विड काम करेगा एज सॉल्वेंट, और जो हमारा सॉलिड होगा वो काम करेगा एज सॉल्यूट। अब इसमें जो एक अलग बात है वो क्या होगी, ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होंगे कि ये आपस में फुल्ली मिक्स हो जाए, फुल्ली डिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये एक बाईफेजिक सिस्टम फॉर्म करता है, जिसे स्टेबल करने के लिए हमें इसमें सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, देन उसके बाद देखें हम इमल्शन। तो इमल्शन भी एक बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है इसमें और सस्पेंशन में, तो जैसे हमने देखा सस्पेंशन में जो सॉल्वेंट का काम करता है वो सॉलिड पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन इधर जो दोनों फेज होते हैं, जो दोनों चीज होती हैं वो हमारे लिक्विड ही होती है। मतलब टू इमिसिबल लिक्विड्स का जो ये बाईफेजिक सिस्टम का जो सोल्यूशन बनता है उसे हम बोल देते हैं इमल्शन। ओके, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑयल और वाटर। अब ऑयल और वाटर मिक्स तो होते नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक ही सिंगल प्रिपरेशन में ये दोनों फेज यूज़ करने पड़ते हैं। अब इन्हें कैसे स्टेबलाइज करेंगे, लाइक मिक्स नहीं होंगे तो ऐसा तो अनस्टेबल हो जाएगी हमारी डोज। तो हम उसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाए। अब जैसे आप घर पे भी कर सकते हो एक एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा ऑयल लो, वाटर लो, उसे मिक्स करने का ट्राई करो, नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा सोप सोल्यूशन डालो, देन यू कैन मिक्स इट। अब इधर सोप सोल्यूशन क्या काम कर रहा है, हमारे इमर्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा है। आफ्टर दैट हम देखें अपना एलेक्सर। तो एलेक्सर बेसिकली एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, मतलब हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, वाटर प्लस एल्कोहल दोनों होता है। स्वीट होती है टेस्ट में और क्लियर होती है अपीयरेंस में, और ये ओरल यूज के लिए होती हैं। लाइक आपने बहुत सारी कप सिरप्स पे देखा होगा, हम तो खैर सिरप ही बोल देते हैं हर चीज को, लेकिन वो हमारी एलेक्सर फॉर्म होती हैं। ओके, तो कप सिरप इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद देखें हम ड्रॉप्स। तो जैसे आपने आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप वगैरह देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि एक स्मॉल वॉल्यूम की वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है। आपने ऐसा थोड़ी देखा होगा कि बहुत बड़ी सी बॉटल आ रही है आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप के लिए। तो स्मॉल पोर्शन होता है वो किसी भी प्रिपरेशन का। ओके, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो हमारी जितनी भी ड्रॉप्स होती हैं, तो ये स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बॉडी के पीएच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब कुछ मेंटेन्ड होना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना यार, आई में सीधा जाएगी तो सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ही दिक्कत होगी। ओके,
नेक्स्ट हम अपनी डेफिनेशंस देखते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट क्या होता है? ऑइंटमेंट बेसिकली ग्रीसी सा एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, जैसे हम अपनी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज करते हैं। ओके, लाइक आपको बहुत सारे ऑइंटमेंट मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद क्रीम, तो बहुत लोगों को लगता होगा ये क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह ये सेम होती हैं ये, तो इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, जो क्रीम होती है वो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल प्रिपरेशन होती है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इमल्शन होती है और लेस ग्रीसी होती है ऑइंटमेंट से। लाइक ऑइंटमेंट हमारा जितना ज़्यादा ग्रीसी था उससे कम ग्रीसी होगी। ओके, उसके बाद हम देखें, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ऑइंटमेंट जो होते हैं वो इजीली वॉशेबल नहीं होते विद वाटर, लेकिन क्रीम्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जेल्स की, तो जेल्स एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जिसमें डिस्पर्जेंस जो होते हैं ना वो स्मॉल या फिर लार्ज मतलब जो डिस्पर्स फेज होता है उसमें या तो स्मॉल या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एक लिक्विड व्हीकल में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट एक थिक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जिसमें हाई परसेंटेज होती है किसी भी इनसॉल्युबल पाउडर की। लाइक आप कोई भी इनसॉल्युबल पाउडर लाओ, किसी भी एक लिक्विड उसमें डालो व्हीकल में, तो यू विल गेट अ पेस्ट। ओके, लाइक आप स्टार्च का एक पेस्ट बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सपोजिट्री की, तो सपोजिट्री सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया, जो कि मेल्ट या फिर डिजोल्व कर जाती हैं जब हम उन्हें बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं। बॉडी कैविटीज जैसे क्या, लाइक देखो अब जो हमारी नेजल होती है उसके लिए भी होती है सपोजिट्री, ईयर के लिए भी होती है, रेक्टम के लिए होती है, वजाइना के लिए होती है, यूरेथ्रा के लिए होती है। लाइक डिफरेंट बॉडी कैविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिट्रीज होती हैं, जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जो कि आप इसी सेमेस्टर में आगे आने वाली यूनिट में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करें अपने गैसियस डोजेस फॉर्म्स की, तो गैसियस डोजेस फॉर्म्स में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एरोजोल्स क्या होते हैं। तो एरोजोल्स गैसियस डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें कि ड्रग रिलीज होती है, बहुत ही मतलब फाइन स्प्रे के थ्रू ना ड्रग रिलीज होती है, जिसमें हम प्रोपेलेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें इनहेलर्स की, तो ये एक डिवाइस होता है जिससे कि हम ड्रग को डिलीवर करते हैं थ्रू लंग्स। आपने इनहेलर्स देखे होंगे, जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। नाउ इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रेस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है। अभी तक आप सबने सुना तो होगा कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है, प्रेस्क्रिप्शन से हमको मेडिसिन मिलती है, तो ये होता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है, जो कि हमारा एक आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे आप डॉक्टर बोलते हो, वो प्रोवाइड करता है एक फार्मासिस्ट को। ठीक है, जिसमें कि फार्मासिस्ट के लिए वो होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जिसमें लिखा होता है कि कैसे कैसे हमारी मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कैसे उसे डिस्पेंस करना है, और उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो पेशेंट का लिखा होता है उसमें। लाइक आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लिख के देता है कि ये आपको 2 बार खानी है दिन में, या फिर 3 बार खानी है, या फिर ये सुबह खानी है एम्प्टी स्टमक, तो ये सब वो लिख के देता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक प्रेस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि फार्मासिस्ट को बताता है कि क्या मेडिसिन देनी है तुम्हें एक पेशेंट को, और कितनी क्वांटिटी में देनी है, प्लस जो उसे यूज़ कैसे करना है, ये इस चीज़ का भी अवेयरनेस फार्मासिस्ट प्रोवाइड करा सके पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे एक प्रिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। तो एक जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें 8 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर का, तो अगर कोई स्टैंडर्ड प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन होगा तो उसमें 8 पार्ट होंगे, जिसे हम अभी बारी बारी करके डिस्कस कर लेते हैं सारे। तो सबसे पहले डेट, तो डेट लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन के टॉप में, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी डेट को इशू हुआ था हमारा प्रिस्क्रिप्शन। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल से या फिर जहाँ से आप ये इशू कर ले रहे हो वहाँ पर ना रिकॉर्ड कीपिंग होती है, प्लस फार्मासिस्ट को भी ना इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि कुछ भी मिसयूज़ ना हो सके ड्रग्स का। लाइक ड्रग्स आर नॉट द थिंग्स दैट यू कैन हैव फन विद। ओके, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए मिसयूज़ के प्रिवेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट होता है नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो, तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमने किस पेशेंट को दिया है। ओके, और देखो नेम और जो हम, ये तो नेम तो हो गया आइडेंटिटी के लिए। देन उसके बाद जो हम देखते हैं एज, जेंडर वगैरह,
वो हम देखते हैं डोज कैलकुलेशन के लिए। तो अभी आप आगे फॉर्मूला भी देखेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। उसके बाद एड्रेस भी हो जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट के लिए। सेम नाम के दो पेशेंट है तो हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका एड्रेस भी सेम हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन मतलब आपने देखा होगा किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा रहता है RX, मतलब सिंबल लिखा रहता है ये RX। ओके, तो ये RX का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यू टेक, या फिर ये ना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले का सिंबल होता है। और पहले के टाइम पे ऐसा भी कहते थे कि ये जो डॉक्टर होता है वो प्रे करता है गॉड से टू हील माय पेशेंट एज सून एज पॉसिबल। तो ये भी बोला जाता था सुपरस्क्रिप्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखें तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन ये मेन बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमारा लिखा होता है कौन सी मेडिसिन है, उसकी कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम में लेनी है, कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि आपको पैरासीटामोल लिखी है आपके प्रिस्क्रिप्शन में जिसकी डोज 500 mg होनी चाहिए और आपको उसकी क्वांटिटी लेनी है 10 टेबलेट्स। ओके, तो ये सब जो जितना भी काम होगा वो लिखा होगा हमारे इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, वो आता है हमारा सब्सक्रिप्शन में। जैसे बताता है कि मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है, कैसे बनाना है। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे डॉक्टर लिख देगा कि 10 टैबलेट्स लेनी है, उसे उसके बाद मिक्स करना है और एक सोल्यूशन बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सिग्ना या सिग्नेचर, जिसमें हमारा जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे ये मेडिसिन कैसे लेनी है, 1 a डे लेनी है, 2 a डे लेनी है, ओके, या फिर बिफोर फूड लेनी है, आफ्टर फूड लेनी है। तो ये सब जो चीज़ आती है वो आती है सिग्नेचर में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेम, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। मतलब आपने जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है उसकी इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें डॉक्टर की आइडेंटिटी पता चले, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, या फिर उसका नाम और सिग्नेचर तो होगा ही होगा, उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की होंगी, प्रिस्क्राइबर की होंगी। उसके बाद अगर रिफिल इंस्ट्रक्शन, अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है जिसके लिए आपको एक से ज़्यादा बार मेडिकेशन रिफिल लगेगा तो उसका रिफिल इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मेडिसिन आपको कब लेनी है दोबारा, मतलब कब ये प्रिस्क्रिप्शन रिफिल किया जाएगा, जैसे रिपीट आफ्टर 1 month, जैसे इधर लिखा भी है रिपीट आफ्टर 1 month, या फिर जितने भी वो टाइम का देता है। बाकी आप ये इमेज से भी देख सकते हो, इधर हमने एक प्रिस्क्रिप्शन अटैच किया है, जिधर आप देखो हमारा नेम, एड्रेस, एज, सेक्स और डेट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो डेट हमारा फर्स्ट नंबर पे था, बाकी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमारी सेकेंडरी होती है। उसके बाद RX, जिसे हम क्या बोलते थे, सुपरस्क्रिप्शन, वो होता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन, मेन बॉडी, जो ये देखो इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ आपकी ड्रग्स लिख रही हैं, जैसे अमोक्सिलिन और 500 mg वगैरह, मतलब ड्रग डोजेस फॉर्म्स वगैरह लिख रही हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो ये सब। उसके बाद हमारा आता है सिग्नेचुरा। तो सिग्नेचुरा में आप देख सकते हो कि ये जो है 7 days तक लेनी है। लाइक अमोक्सिलिन उसने लिखा है, एक सिरप लिखा होगा या फिर कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म लिखी है, तो उसका जैसे बोलते हैं ना 1 ढक्कन लेना है 3 बार दिन में, तो वो 7 days तक लेनी है, तो वो आ गया सिग्नेचुरा में। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा प्रेस्क्राइबर का नेम। तो देखो इधर फिजिशियन का सब कुछ आ गया, डॉक्टर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आ जाती है इधर। तो हम ना हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि अगर आप फार्मासिस्ट बनोगे तो आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली फार्मासिस्ट तो सब लोग बनेंगे ही, मतलब जो अगर अपना मेडिकल स्टोर कोई भी खोलेगा, अपनी फार्मेसी कोई भी ओपन करेगा, तो उधर प्रिस्क्रिप्शन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो आपको कुछ इधर पॉइंट्स बताए जाएंगे तो वो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उसके बाद उस पर चेक करना है कि पेशेंट की डिटेल्स है या नहीं, डेट है या नहीं, डॉक्टर के सिग्नेचर है या नहीं, या फिर पेशेंट खुद से ही वो लिख लाया है आपसे बस मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ें चेक करनी है। देन प्रिस्क्रिप्शन देखना है, उसमें
समझना है कौन सी ड्रग लिखी है, डोज क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है, देन वो किस फॉर्म में देनी है, लिक्विड में देनी है, इंजेक्शन फॉर्म में देनी है, या फिर किस फॉर्म में देनी है। उसके बाद अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप ना डॉक्टर से क्लैरिफाई कर सकते हो। लाइक आपको डॉक्टर को कॉल करना है और क्लैरिफाई कर लेना है। आपको अज्यूम नहीं करना है कि लाइक डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आई, ठीक है, उसने लिखा है टेट्रासाइक्लिन, आपको समझ नहीं आई, आपने अमोक्सिलिन दे दी, ऐसा नहीं करना है आपको क्लैरिफाई कर लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है ड्रग के इंटरेक्शन तो नहीं हो रहे। लाइक डॉक्टर ने अगर कोई ड्रग ऐसे लिखती है, दो ड्रग साथ में जिन्हें एक साथ लेने से उनके इंटरेक्शन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो फार्मासिस्ट को ये देखना है, ये चीज़ ना फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो देखना है और पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए वो सब चीज़ों को चेक करना है। और पेशेंट से पूछना है कि कहीं आपको लाइक उसने कोई भी ऐसी चीज़ दे दी, ऐसी ड्रग दे दी जो आपको लगता है कि हाँ एलर्जी कर सकती है, एलर्जी कॉज कर सकती है, इसके इंट्रैक्शन होने सकते हैं, तो आपको पेशेंट से हिस्ट्री ले लेनी है कि कहीं उसे जेनेटिकली इस चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं, इस कंपाउंड से कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सब आपको कर लेना है। नेक्स्ट बात करें तो अगर आपको डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए तो प्रिपेयर करो, लाइक वरना डिस्पेंस करो आप मेडिसिन को, एक्यूरेटली मेजर करो। जैसे अब तो ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब तो लाइक आती हैं, आपको अगर लिखा है प्रेस्क्रिप्शन में 10 टैबलेट देनी है तो 10 टैबलेट उठाओ और दे दो, ऐसा करना होता है। तो एक यही है, एक्यूरेटली लो, एक साइड रखो, देन उसके बाद अच्छे से उन्हें पैक करो मेडिसिन को, फुल हाइजीन मेंटेन करो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, इतना कर लिया हमने, मेडिसिन ले ली, प्रेस्क्रिप्शन देख लिया, मेडिसिन हमने रख दी, अब हम देने के लिए तैयार हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मेडिसिन को लेबल करना होगा, ठीक है। आप कैसे लेबल करेंगे, तो एक प्रॉपर लेबल में क्या होता है, सबसे पहले तो पेशेंट का नाम होता है, उसके बाद ड्रग का नाम होता है और उसकी स्ट्रेंथ होती है, देन उसमें डोज और डायरेक्शन होती है, लाइक कैसे लेनी है, कब कब लेनी है, वो सब। उसके बाद हम बताते हैं उसमें स्टोरेज कंडीशन, लाइक देखो यहाँ पे ना फार्मासिस्ट का वो भी बताया गया है कि अगर किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी ड्रग को वो प्रिपेयर कर रहा है, ड्रग कंपाउंड लेके वो एक मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहा है, एक डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे लेबल करे। तो ये ऑप्शनल हो जाता है जब आप किसी भी इंडस्ट्री से अगर प्रिपेयर्ड मेडिसिन लेते हो तो, ठीक है। तो ये सब उसकी लेबल इंस्ट्रक्शंस है, लाइक पेशेंट नेम लिखना है उधर, उसके बाद ड्रग का नाम और स्ट्रेंथ आपने देखा होगा, डोज डायरेक्शन उधर सब कुछ लिखा होता है, स्टोरेज कंडीशन, फार्मेसी के डिटेल्स, लाइक कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, क्या क्या, और अगर कोई वार्निंग है तो लाइक शेड्यूल एच ड्रग है और जो भी है वो सब होना चाहिए उसमें प्रॉपर। अब चलो आपने इतना कर लिया, लेबल कर ली, मेडिसिन बना ली और लेबल कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम आएगा सीधे पेशेंट से, उसे सीधा क्या करना है, आपने जो मेडिसिन ली है उसे उठाओ और पहले पेशेंट को बताओ, समझाओ कि वो कैसे कैसे लेनी है, किस किस टाइम पे लेनी है, क्योंकि भाई पेशेंट को थोड़ी पता है, अगर उसे पता होता तो फिर मतलब वो भी फार्मासिस्ट होता ना, ऑब्वियसली। तो उसे डोजेस फॉर्म कैसे कैसे लेनी है, रात को लेनी है, दिन में लेनी है, वो सब चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कैसे उसे स्टोर करना है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर ख़राब हो सकती है तो उसे बताओ कि ये हाँ ये कूल टेम्परेचर पर रखनी है। उसके बाद उसे अवेयर करो जो भी ड्रग के हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में, लाइक उसे साइड इफ़ेक्ट्स का पहले बता दो कि हाँ आपको हो सकता है ऐसा ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो, तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप जाके ये चीज़ डॉक्टर को बताना है। ओके, उसके बाद फूड ड्रग इंस्ट्रक्शंस भी बताने हैं, मतलब ऐसा ना हो कि पेशेंट क्या कर रहा है कि कॉफ़ी या टी के साथ अपनी मेडिसिन ले रहा है, उसने यही समझ लिया कि किसी भी लिक्विड के साथ ले सकते हैं, या फिर टेट्रासाइक्लिन थी तो वो मिल्क के साथ ले रहा है, तो वो चीज़ उसे पहले से बता के चलनी है कि इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप, हमें उसे वो मेडिसिन दे देनी है और उसका एक रिकॉर्ड रख लेना है, लाइक प्रेस्क्रिप्शन की एक कॉपी रख लेनी है फ्यूचर यूज़ के लिए, और हमें वो सारी डिटेल नोट कर लेनी है कि किस पेशेंट को हमने क्या क्या दिया था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये लीगल जो पर्सपेक्टिव होता है उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है और प्रोफेशनल रीज़न से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें अपना एरर्स इन प्रेस्क्रिप्शन, मतलब अब देखो आपके पास कोई प्रेस्क्रिप्शन आया तो उसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। तो प्रेस्क्रिप्शन के एरर क्यों होंगे, देखो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा कि आपको डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, अगर हैंड राइटिंग प्रेस्क्रिप्शन है तो उसकी वजह से एरर हो सकते हैं। दूसरा आपने क्या किया, एक तो हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही, दूसरा आपने क्या किया
कि आप बने सुपर स्मार्ट, आपने बोला अरे डॉक्टर से नहीं पूछ रहे, इतना तो हमें पता है, ये दवा दे देते हैं, तो उसकी वजह से एरर हो सकता है। या फिर आपको डॉक्टर ने लिखा था कुछ डोजेस फॉर्म बनाने का, तो आपने उसके लिए कैलकुलेशन में कुछ एरर कर दिया, तो उसके लिए हो सकता है एरर। ठीक है, तो देखो टाइप्स देखे हम एरर के। तो एरर के ना बेसिकली हमारे होते हैं 8-9 टाइप्स होते हैं, तो वो अभी हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ओमिशन एरर। ओमिशन एरर का मतलब होता है इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे पेशेंट नेम, या फिर कितनी डोज देनी है मेडिकामेंट की, या फिर कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, डायरेक्शन और ये सिग्नेचर वगैरह, मतलब जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो मिशन मिसिंग है अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो हम उसे बोलेंगे अपना ओमिशन एरर। नेक्स्ट हमारा होता है रॉन्ग ड्रग एरर। ठीक है, इसमें क्या करता है, डॉक्टर ने अगर गलती से डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, एक इनकरेक्ट ड्रग को प्रेस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया, या फिर आपने कोई भी उसने सिमिलर साउंडिंग ड्रग लिख दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है हमारा रॉन्ग ड्रग एरर। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोलाजीन को हाइड्रोक्सीजाइलिन लिख दिया, तो उससे भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टाइप 3 एरर की, जो कि होता है रोंग डोज एरर। इसमें क्या होता है, जो डोज की स्ट्रेंथ होती है वो गलत कभी कभी प्रेस्क्रिप्शन में लिखी होती है, जैसे कि 100 mg की जगह 10 mg लिखी, तो वो इनअप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म है ना। लाइक अगर 100 mg रिक्वायर्ड था, आपने 10 mg लिख दी, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा रॉन्ग डोज फॉर्म। अब आपने डोज फॉर्म रॉन्ग लिख दी, ठीक है, जैसे इंजेक्शन चाहिए था हमें, अपने इनकॉन्शियस पेशेंट के लिए लिखा है, लेकिन आपने इंजेक्शन की जगह टैबलेट लिख दी, तो अनकॉन्शियस पेशेंट जो होगा, आप ये बताओ पहले तो टैबलेट को कंज्यूम कैसे करेगा। या फिर हमें रैपिड एक्शन चाहिए, तो वो टैबलेट को कंज्यूम कैसे करेगा। आप टैबलेट के लिए हम रैपिड एक्शन का थोड़ी सोच सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अगर रॉन्ग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो जैसे इनकरेक्ट टाइमिंग लिख दी डोजेस फॉर्म की, आपको वो लेनी थी ट्वाइस अ डे, आपने वो लिख दी वंस अ डे, तो वो कैसे फुलफिल करेगा। ठीक है, जैसे राइटिंग वंस अ डे व्हेन ट्वाइस अ डे इज रिक्वायर्ड, लिखा भी हुआ है इधर। उसके बाद इलीगल हैंड राइटिंग। ठीक है, तो डॉक्टर हैंड राइटिंग कभी कभी ना अनक्लियर हो सकती है, जैसे सबसे बड़ा एरर तो कभी कभी उसकी वजह से ही आ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है ड्रग इंटरेक्शन एरर। ठीक है, लाइक ऐसी दो या दो से ज़्यादा ड्रग प्रेस्क्राइब करती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और हमें एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वारफरिन विद एस्पिरिन अगर हमने जो होता है प्रिस्क्राइब कर दी, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में होगा तो ये इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा केसेस में ना प्रूव हो जाती है फॉर द डेथ ऑफ द पेशेंट। उसके बाद अगर हम देखें डिप्लीकेशन एरर, मतलब दो मेडिकेशन थी हमारी, जिनका ना सेम एक्शन था, और वो एक साथ ही लिख दी। ठीक है, सेम एक्शन वाली दो मेडिसिन एक साथ लिख दी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इफेक्ट होगा वो उसका डबल हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा। अब जितना नहीं था नेसेसरी, हमें उतना ज़्यादा इफेक्ट मिल जाएगा, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। जैसे दो NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक साथ प्रेस्क्राइब कर दी। ओके, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन एरर, मतलब ऐसी कोई भी ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी जो कि अनसेफ है, या फिर मतलब सूटेबल नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर पेशेंट के यूज़ के लिए, मतलब वो पेशेंट उस ड्रग के साथ अगर कंपेटेबल नहीं है और वो हमने उसे प्रेस्क्राइब कर दी, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एरर। जैसे कि हम NSAIDs दे देंगे किसी भी पर्सन को जिससे गैस्ट्रिक अल्सर है, तो एक तो पहले से गैस्ट्रिक अल्सर, ऊपर से हमने NSAID दी, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। लास्ट में देख लेते हैं, देखो एरर है हमारे प्रेस्क्रिप्शन में, हमने देख लिया बहुत सारे टाइप के एरर हैं, अब उन्हें हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो या तो इलेक्ट्रॉनिकल प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब हैंड रिटन होगा तो देखो एरर के चांसेस आपने देखा हैंड रिटन की वजह से बढ़ जाते हैं। तो या तो फुल्ली कैपिटल लेटर में थोड़ा क्लियरली लिखा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस ही यूज़ करने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एब्रीवेशन खुद से बना रहे हो वो यूज़ कर रहे हो। लाइक अगर आपने ऐसा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फार्मासिस्ट को दिक्कत होगी, उसे नहीं समझ आएगा और एरर हो सकते हैं। देन फार्मासिस्ट को ना वेरीफाई कर लेना चाहिए हर एक प्रेस्क्रिप्शन को फुल्ली, और अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उसे डॉक्टर से
तुरंत कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके बाद हमें एक पेशेंट रिकॉर्ड, प्रॉपर एक पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़े एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमें पेशेंट को भी यह बताना चाहिए कि आपने अगर इसका ऐसे यूज़ किया तो उसकी वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस ड्रग का मिसयूज़ जो होता है वो ना हो। ठीक है। सो ऑल राइट फार्मासिस्ट, क्लास इज डिसमिस्ड। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग।